25 जून 1975 जब रात के समय आपातकाल की उद्घोषणा की गई और अचानक से देश में आपातकाल लग गया। इन्हीं विषयों के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस छोटे से सत्र में। आपातकाल, अगर हम पिछले वर्ष देखें, वर्ष 2024 में, तो केंद्र सरकार ने इस तिथि को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की। यह विवादास्पद भी है, कई लोग इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं, इसके साथ ही साथ इसके समर्थन में भी कई लोग हैं और इस दिन को संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान करते हैं। अगर हम आपातकाल की चर्चा करें, 1975 से 1977 का जो कार्यकाल है, उस दरमियान आपातकाल की स्थिति हमको दिखती है। यानी कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के तौर पर जानी जाती है। इस दौरान संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, उन्हें प्रभावित किया गया और कई सारे नागरिकों, राजनेताओं को जेल में डाला गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इसके साथ जोड़ते हैं। इस युग जिसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है, नागरिकों की स्वतंत्रताओं का निलंबन, प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर अंकुश, सेंसरशिप लागू कर दी गई, साथ ही साथ राजनैतिक विरोधियों की व्यापक गिरफ्तारियां भी की गईं और चुनावों को रद्द करने जैसे कई सारे जो अध्यादेश हैं उनके द्वारा शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ये घटना तो अचानक से दिख रही है, लेकिन अगर इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे कारण दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने लगातार इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को निर्मित किया। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, अगर देखोगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ अगर हम लोग देखें तो आपातकाल की ओर ले जाने वाले कारण कुछ हैं। यानी कि जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, आपातकाल का अधिरोपण मतलब लगाना अचानक घटना नहीं हुई, बल्कि इसके कई सारे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक हैं। इतनी बड़ी घटना के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण दिख रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी को स्थापित करने में भूमिका निभाई। अगर हम लोग देखें, पहला कारण सामाजिक आर्थिक अशांति। 1971 में आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ये वही युद्ध है जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान के बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध हमेशा से ही चुनौतियों को लेकर आता है। इसके साथ ही साथ ऑयल क्राइसिस, तेल, अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं सबके दाम बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति, इसके साथ बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों की कमी ने कहीं ना कहीं जनता के सेंटिमेंट को प्रभावित किया। ये वैसे मुद्दे हैं जो हमेशा से ही जनता की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं और इस असंतोष ने देश भर में कई विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों को जन्म दिया। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, वो है जॉर्ज फर्नांडीज। ये आइकॉनिक फोटो बड़ी वायरल हुई और इन्हीं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो रेल हड़ताल है उसने इस आंदोलन में घी का काम किया। राष्ट्रव्यापी रेलवे हड़ताल 1974।
ये कुछ वो फोटो हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हो कि किस तरीके की समस्याएं उस वक्त दिखाई पड़ रही थी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसको हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति आंदोलन। इस संपूर्ण क्रांति आंदोलन के अंतर्गत जेपी ने युवाओं को टारगेट किया। क्यों? अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं जो दिखती हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाते हैं और युवाओं के जोश को उन्होंने चैनलाइज किया और जो इंदिरा गांधी की सरकार है उसके विरुद्ध एक आंदोलन को बढ़ावा दिया, यानी सरकार के कथित भ्रष्टाचार और सत्तावादी शासन के खिलाफ एकजुट किया। बिहार से शुरू हुआ और जल्दी जल्दी इसने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया। व्यापक समर्थन मिला। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय भी, संवैधानिक कारक भी देखे गए जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिसेस इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन है उसके संदर्भ में निर्णय दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था जिनमें उनके राजनीतिक प्रतिनिधि राज नारायण के द्वारा एक मामले में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनावों के दौरान कदाचार का दोषी पाया। ध्यान के रखने वाली बात है दोस्तों, रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र एक और हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरी ओर हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता या उम्मीदवार राजनारायण चुनाव में तो हार जाते हैं, लेकिन वो याचिका दायर करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और याचिका का जो आधार है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है 123 और इसका सब क्लॉज है 7। ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ और जिसमें कहीं ना कहीं जो ये निर्णय है न्यायपालिका का वो महत्वपूर्ण है और इसने एक तरीके से आग का काम किया। कैसे? तो अनुच्छेद 123(7) ये प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति कदाचार या भ्रष्ट आचरण का दोषी है तो या तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अगर वो चुनाव जीत गया होगा तो उसके चुनाव को भी खारिज किया जाएगा। मिसेस इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगे। अनुच्छेद इस अधिनियम की धारा 123(7) कहती है कि चुनावी प्रचार में सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए देखोगे आज की तारीख में जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है, चुनावी आचार संहिता लागू होती है, तुरंत ही देखोगे जहां कहीं भारतीय प्रधानमंत्री की फोटो लगी है सार्वजनिक स्थानों पर, मान लो पेट्रोल पंप पर किसी योजना के संदर्भ में उसको ढक दिया जाता है। क्यों? इसका कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कहीं ये मतदाताओं को तो प्रभावित नहीं कर रहा है।
यहां पर क्या हुआ कि मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी प्रचार में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया। दो आरोप लगे उनके ऊपर। पहला तो जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चुनाव प्रचार और मिसेस इंदिरा गांधी की रैलियों की व्यवस्था की गई। यानी वेतन दे रही है सरकार और वो काम कर रहे हैं मिसेस इंदिरा गांधी के लिए। तो पहला आरोप जो राजनारायण जी ने लगाया वो ये लगाया। दूसरा आरोप, पीएमओ में उस वक्त अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति अपॉइंट हैं, यशपाल कपूर। ये आरोप लगे इस बात के कि यशपाल कपूर जो कि हैं तो ब्यूरोक्रेट, उन्होंने भी मिसेस इंदिरा गांधी के लिए काम किया और व्यक्तिगत तौर पर उनको चुनाव जिताने का प्रयास किया। इसका सीधा सा मतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) का स्पष्ट उल्लंघन दिखा और इसी के परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने उनको कदाचार का दोषी पाया और चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें एक सशर्त स्थगन दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति होगी, लेकिन ना तो वो संसद में मतदान कर सकती हैं। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक आघात के तौर पर देखा गया। हाई कोर्ट वर्डिक्ट, अधिरोपण, क्या यह एक संवैधानिक तख्तापलट था? क्यों? संविधान के अनुच्छेदों का सहारा लिया। अगर हम संविधान के अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। क्या कह रहा है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्य की संरक्षा करे। कैसे? बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से। संघ का कर्तव्य है, ड्यूटी है उसकी, और इसी का उपयोग कर लिया। बढ़ते राजनैतिक दबाव और एक न्यायिक झटके का सामना करते हुए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति की स्थिति घोषित करने की सलाह दी और 25-26 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। सबसे बड़ी चुनौती इसको लागू करने को लेकर के ही आलोचना थी। क्यों? ऐसे आरोप लगते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना लागू किया गया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने पूरा लागू करने के बाद अपनी मंत्रिपरिषद को बताया, और इस संदर्भ में एक आयोग का गठन किया गया, शाह आयोग, और उसने ये पाया इस चीज को लेकर कि सही चीज है
आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्दों के उपयोग के ने कहीं न कहीं कार्यपालिका को ताकतवर बनाया है। जितने महत्वपूर्ण लीडर थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे सबको जेल में डाल दिया गया। इस इमरजेंसी के राजनीतिक और अन्य निहितार्थ थे आपातकाल के भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी हितधारकों के दूरगामी परिणाम हुए। इस आपातकाल ने भारत की राजनीति को दूरगामी दृष्टिकोण से प्रभावित किया। सबसे पहला, मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 21 डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, उसके अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। आज हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं आपातकाल के समय, लेकिन उस समय ये सब के सब सस्पेंड कर दिए गए। इसका प्रभावी रूप से मतलब था कि नागरिकों के पास मनमाने राज्य के विरुद्ध न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाने की शक्ति उनसे छीन ली गई। व्यापक गिरफ्तारियां और दमन इस आपातकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पर देखा जाता है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमेशा कोशिश करते थे कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको जेल में बंद कर दो, ठीक उसी तरीके से मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार ने इंपॉर्टेंट लीडर जिनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में रखा गया। इसके साथ ही साथ उनके जो फॉलोअर्स थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहां तक कि जो आम नागरिक हैं उनको भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। यही वो आइकॉनिक फोटो है जॉर्ज फर्नांडिस की, जो बड़ी वायरल रही, बड़ी चर्चा में रही। एक अन्य कारण देख रहे हैं, प्रेस हमेशा ही वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर रही है, और उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई। समाचार पत्रों को प्रकाशन से पहले अपनी सामग्री सरकारी सेंसरों से मंजूरी लेना है कि आप क्या छापना चाह रहे हैं, पहले बताओ सरकार को। अगर लग रहा होगा सरकार को कि ये एक्शन सरकार के विरोधी है तो वो इसको रोक लेगी। ठीक वैसे ही समझो जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप एक्ट को लागू किया था। इसके कारण सरकार की आलोचना करने वाली खबरों का पूरी तरीके से प्रकाशन बंद हो गया। जनता को अब कुछ पता ही नहीं है। अगर आप सेंसरशिप लागू कर दोगे तो सिर्फ अच्छी बातें ही फिल्टर होके आ पाएंगी। सरकार की आलोचना, सरकार की समक्ष चुनौतियां या सरकार क्या नागरिकों के विरुद्ध कर रही है, इसके बारे में सामान्य नागरिक को कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए आधार क्या है, इंटरनल डिस्टरबेंस,
आंतरिक अशांति। दोस्तों, जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है, मिसेज इंदिरा गांधी बुरी तरीके से चुनाव हारती हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो सरकार स्थापित होती है वो भूमिका निभाएगी। अगर हम उससे पहले देखें, अगर इस सरकार के समय ही देखें तो 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या प्रावधान किए गए? लघु संविधान कहा जाता है। इसने मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीतिरक्षक तत्वों को सर्वोच्चता प्रदान की। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के जो पावर है उसको कम किया गया। और इसके साथ ही साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। आपके अपने RAS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य परीक्षा के हिसाब से और प्री के हिसाब से सीधा सा लिख देगा आपको कि क्यों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। एक बड़ा विवादास्पद मिसेस इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहा। इस आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी कराई गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम था जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी ने किया, जो असंवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, और जबरन नसबंदी शामिल थी। जबरन नसबंदी के अंतर्गत समाज का जो गरीब तबका था और हाशिए पर पड़े वर्ग थे उनको टारगेट किया गया। देख सकते हैं आप लोग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई तो इस आपातकाल के समय इस नसबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर भारत के कई राज्यों में ऐसे बच्चों की भी नसबंदी कर दी गई जिनका विवाह ही नहीं हुआ था। यानी कि जो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के जो थे उनकी भी नसबंदी कर दी गई और यह बड़ा विवादास्पद रहा। आपातकाल की वापसी और उसके बाद के परिणामों के तौर पर देखें तो मिसेस इंदिरा गांधी ने 1977 में नए चुनावों की घोषणा की और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। जो राजनीतिक बंदी थे अलग हुए, स्वतंत्र हुए और लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और देश में पहली बार मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई और इस गैर कांग्रेसी सरकार ने ही फिर संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव किए। देख रहे हैं, संवैधानिक सुरक्षा उपाय, और इसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया और इस संविधान संशोधन का उद्देश्य था वो संविधान की उन कमियों को दूर करना था जिन्होंने आपातकाल को बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित सुधार अगर हम लोग देखें तो वो सुधार हो गए। पहला क्या हो गया? आंतरिक अशांति को हटा के उसकी जगह हम लोगों ने ज्यादा अधिक स्पष्ट शब्द सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया। आंतरिक अशांति जिसको एक्सप्लेन करना कठिन है कि लग रहा है कि आंतरिक अशांति हो सकती होगी, उससे कहीं ज्यादा स्पष्ट है कि हमको दिखे कि ये हथियार बंद हैं, ये देश के अगेंस्ट विद्रोह कर रहे हैं। तो अब इनको नियंत्रित करने के लिए अनुच्छेद 352 का उपयोग करके हम लोग आपातकाल लगाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज। दूसरा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि मिसेस इंदिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ली थी। तो ऐसी स्थिति में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, लिखित सलाह। और अनुच्छेद 352 में एक शब्द शामिल किया गया, कैबिनेट।
जो है मंत्रिमंडल, संपूर्ण संविधान में इसी अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर हम अब आपातकाल के संदर्भ में देखें तो आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यानी कि जो संसद है अपने विशेष बहुमत से राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करेगी और 6 महीने से अधिक जारी रखने के लिए भी इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आपातकाल के समय हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही साथ अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आजकल हम लोग यही पढ़ते हैं कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार क्या कह रहा है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इंटरव्यू के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि क्या आज भी ऐसा आपातकाल लगाया जा सकता है? क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो क्या आपातकाल उसी तरीके से लगाना संभव है कि नहीं? अगर इस संदर्भ में देखें तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किए गए जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, उन्होंने 1975 में जो आपातकाल जिस तरीके से लगाया गया था उसकी पुनरावृत्ति को काफी सीमित कर दिया है। पहला, एक तो लिखित सिफारिश की आवश्यकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता है, और इसके साथ ही साथ ये प्रावधान कर रखा है कि अनुच्छेद 20 और 21 के जो निलंबित नहीं किया जा सकता है वो भी भूमिका निभा रहा है। और ध्यान रखने वाली बात यह है न्यायपालिका के पास इसे पुनर्विलोकित करने की शक्ति है, यानी कि इस उद्घोषणा का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो अगर न्यायपालिका इतनी ताकतवर हो गई है तो कहीं ना कहीं ऐसे आपातकाल के दुरुपयोग को सीमित कर सकती है। सीख, इस आपातकाल से हमको क्या सीख मिलती है और इसके क्या स्थायी प्रभाव हैं? सबसे पहला तो देखते हैं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमेशा से हम लोग चर्चा करते हैं कि संविधान की सुरक्षा को बढ़ावा देने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय को देखा जाता है। यानी कि संविधान में ऐसे प्रावधान करने का प्रयास करेंगे जो संविधान के मूल चरित्र को प्रभावित करता होगा, न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी।
फिर एक सतर्क मीडिया भी है, एक स्वतंत्र प्रेस सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में काम करती है। देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें तो लगातार ये जनता को जागरूक करते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक मजबूत विपक्ष है और वर्तमान का नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी यानी समाज का वह प्रभुत्वशाली वर्ग जिसका जनता पर व्यापक प्रभाव होता है, उसे हम लोग सिविल सोसाइटी के तौर पर जानते हैं। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं निभाता है। और फिर लास्ट में हम लोगों को ध्यान में रखना है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि संविधान के प्रावधानों का शुद्ध अंतःकरण से प्रयोग करना संवैधानिक नैतिकता कहलाती है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिनके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान समय में 1975 की तरीके से आपातकाल लगाया जाना संभव नहीं है। तो ये सत्र आपके लिए इसलिए रखा गया ताकि आपातकाल के संदर्भ में समझ सकें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें, साथ ही साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच।